हेलो गाइस। आज ये मेरा पहला वीडियो है और मेरा नाम कशिश तिवारी है। आप देख रहे हैं किटीज टेक वर्ल्ड। आज हम सीखेंगे कि AWS क्या होता है। ये पूरा ट्यूटोरियल आपका होने वाला है पूरा AWS के ऊपर, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले जान लेना जरूरी है कि AWS होता क्या है। तो AWS होता क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल आपको क्लियर होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंटिन्यू कर पाएंगे प्रैक्टिकल पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम AWS होता क्या है। तो आप पहले तो आप देखिए डेफिनेशंस जो यहाँ पे लिखी है AWS की। तो AWS होता क्या है? AWS की फुल फॉर्म होती है अमेजॉन वेब सर्विस। ये एक क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जिस जो प्रोवाइड कराता है आपके जो कस्टमर्स होते हैं, जो भी आप यूज़र हैं, जो भी इसको यूज़ करते हैं, उसको आप बहुत ही वाइड रेंज की क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। और ये बहुत ही सिक्योर्ड क्लाउड सर्विस होती है। ये आपको कंप्यूट ऑफर करती है। कंप्यूट का यानी कि आप इसके ऊपर इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन जिनको कहते हैं आप। और डेटाबेस स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट डिलीवरी भी आप इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कंटेंट डिलीवरी का मतलब होता है कि आप डिलीवर, अगर मान लो आप जैसे कहते हैं कि डोमेन, जिसको आप कहते हो डोमेन, आप किसी डोमेन तक आप इस पे क्रिएट कर सकते हो। और आपको कंटेंट डिलीवरी का यानी का मतलब जो आपको यूज़र एंड है वहाँ तक कंटेंट डिलीवरी भी इसके अंदर प्रोवाइड कराता है आपको। और ये जो है 100% रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करता है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंपैरिजन में बहुत अच्छी मिलती है अदर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में। जैसे ये बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है। इसके जो क्या कहते हैं बहुत फ्लेक्सिबल है, और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर सिक्योरिटी है, और इजी टू यूज़ है। तो आपको दिखा देते हैं पहले कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहला बेनिफिट्स जो होता है, इसको इजी टू यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इजी टू यूज़ होता है। AWS is designed to allow application and providers ISVs and vendors to quickly and securely host your application। ISVs का मतलब होता है इंटरनेट सॉफ्टवेयर वेंडर्स। जो भी आप यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो भी होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको। और ये बहुत ही सिक्योरली होस्ट कराता है उनको। और आप वेदर आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या SaaS बेस्ड, यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ड सॉफ्ट, इसके अंदर भी तीन चीजें होती है सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं। तो SaaS, PaaS एंड IaaS। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, या आपको कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे आप इसके अंदर कुछ भी हो, आप सॉफ्टवेयर है, आप इसको एज अ सर्विस लेना चाहते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड प्रेस हो गया एक सॉफ्टवेयर है, आपको उनको सर्विस एज अ सर्विस लेना है, तो आप वो ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी कि आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म होता है, लिनक्स प्लेटफॉर्म होता है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं आप उनको एज अ सर्विस लेना चाहते हैं, अब वो भी ले सकते हैं। आपको चाहिए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपको, यानी कि आपको डेटाबेस स्टोरेज भी चाहिए, आपको वो प्लेटफॉर्म जो विंडोज या लिनक्स का प्लेटफॉर्म है वो भी आपको चाहिए। आपको जितनी सर्विसेज है, आपको जो जो उसके अंदर अवेलेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके, आपको जो जो चीज़ें हैं सब यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं उसके अंदर, आपको क्या यूज़ करना, आपका क्या यूजेबल होगा। दूसरी चीज़, ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके अंदर जो होता है इनेबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप इसमें एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी नीड जो आपको पड़ेगी उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट मिल जाता है, जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर और सर्विसेज जो भी आपको रिक्वायर है आप इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। अगर आप चाहे वो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, चाहे आपको कोई भी एप्लीकेशन आपको इनसे चाहिए, जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप लोगे, या
जैसे आपको एग्जांपल दिया कि कोई भी एप्लीकेशन आप इवन इनके अंदर इसके अंदर गेमिंग प्लेटफॉर्म भी, आप गेमिंग पीसी भी अगर आप चाहते हो ना कि गेमिंग के लिए भी आप एक डिवाइस हो आपके पास, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होता है कि आपको ये ओनली उस चीज़ का चार्ज करता है जो आप यूज़ कर रहे हो। आपको पूरी और पूरी सर्विसेज का चार्ज ये नहीं करता। जैसे आप AWS के अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती है, आप सारी सीखते सीखते आपको जमाना हो जाएगा, इतनी सारी सर्विसेज है आपके पास, आप सारी तो यूज़ कर नहीं सकते। आप वही कर सकते हो जो आपको चाहिए, कंप्यूट पावर, यानी कि आप वर्चुअली आप इसमें इनके प्रोसेसर, इनके अपने होते हैं वर्चुअल प्रोसेसर्स होते हैं, रैम्स होते हैं, वो सबका यूज़ करके आप एक मशीन बना सकते हैं अपनी खुद की वर्चुअली, आप जिसको आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप स्टोरेज इसके अंदर रख सकते हैं, आपको स्टोरेज चाहिए तो स्टोरेज भी है अवेलेबल कराता है आपको, और कोई भी अदर रिसोर्स आपको यूज़ करना है। और सबसे बड़ी चीज़, ये कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। कोई भी, कहने का मतलब कि आपको अगर 1 महीने के लिए रखना है तो आप 1 महीने के लिए रखो, आप साल के लिए रखना है तो साल के लिए, 10 साल के लिए, दस साल के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 महीने के लिए भी वो आपको वही चार्ज देगा, आपको 10 साल के लिए भी वही चार्ज देगा। कि आपको कोई भी वो नहीं है कि कमिटमेंट, आपको कोई नहीं है कि आपको इतने टाइम तक इसको यूज़ करना ही करना है। और इसके अंदर आप जितने टाइम इसको यूज़ करोगे, यानी कि आप जितने भी, चाहे आप 1 घंटा यूज़ कर रहे हो, आपको 2 घंटे यूज़ कर रहे हो, या आप 10 घंटे यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसी के हिसाब से इसको चार्ज लगता है। ये नहीं है कि मतलब आप कर रहे हो 1 घंटा आपको पूरा दिन का चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं है। आप 1 आवर आपने यूज़ किया तो 1 आवर का ही इसमें चार्ज लगता है। सबसे खास बात इसकी ये है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। रिलायबल बहुत ज़्यादा है। रिलायबल इसलिए ज़्यादा है कि एक तो इसके अंदर जो है स्केलेबल है। स्केलेबल कैसे है कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी वर्ड अपलोड, आपके प्लेटफॉर्म पे कोई भी ट्रैफिक आता है, आपके कोई भी वेबसाइट पे कोई भी ट्रैफिक आता है, तो ट्रैफिक एक लिमिट होती है हर ट्रैफिक की। अगर आप चाहते हो कि जैसे मान लो कि आपके में फॉर एग्जांपल 10,000 विजिटर्स एक बार में विजिट कर सकते हैं, इतना लोड वो आपका सर्वर ले सकता है। पर सपोज 15,000 आ गए या 20,000 आ गए विजिटर्स, ट्रैफिक आ गया आपके बारे में, एक मतलब डबल हो गया लोड, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? उस टाइम पे क्या होता है कि ये आपका लेवल जो स्केल अप कर देता है। कहने का मतलब है कि एक सर्वर से आपको 2 सर्वर दे देगा तुरंत ही आपको, ताकि आपका लोड बराबर रहे, लोड ज़्यादा ना पड़े, और आपका जो है वेबसाइट क्रैश ना करे। और रिलायबल इसलिए है कि इसके अंदर जो एक्यूरेसी चांस है, अवेलेबिलिटी चांस है, 99.99999% है। और ये ग्लोबल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा इनका अपना, तो आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका आपको यूज़ करने को मिल जाता है। और ये सबसे बड़ी चीज़, ये वर्चुअल बैकबोन है Amazon.com, जो आपकी वेबसाइट है, जो आप डोमेन जो यूज़ करते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, वो सारा का सारा AWS पे है। सारा का सारा AWS पे है, AWS पे वर्क करता है। और ये स्केलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्केलेबल है। इसके अंदर एक ऑटो स्केलिंग फीचर आता है, इलेक्ट्रिक लोड बैलेंसिंग फीचर आता है, जिसकी मदद से आप इसको या तो स्केल अप कर सकते हैं या स्केल डाउन कर सकते हैं। और बैक्ड बाय अमेजॉन्स मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप देखो कि AWS, अगर आप फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक डेटा सेंटर आप सेटअप करते हो, तो आपको एक तो चार्ज इतना ज़्यादा लग जाता है कि आप सोच ही नहीं सकते कि आप एक अपना डेटा सेंटर आप सेटअप कर सको। पर आपको चाहिए कि आपको चार्ज भी कम लगे, पर आपको उस लेवल की सर्विसेज भी मिले, प्लस आपको जो फीचर्स है और अच्छी बेटर से बेटर सर्विस मिले। तो इसके लिए आप इसके अंदर AWS के बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक मेजर ऑटो स्केलिंग है। ऑटो स्केलिंग का मतलब होता है कि आपको, जैसे मैंने अगर बताया कि आप ट्रैफिक आया डबल हो गया, तो ऑटो स्केलिंग ये स्केल कर देता है उसका, आप जो आपकी इसकी कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। उससे क्या होता है कि आपका जो लोड है वो इक्वली मैनेज हो जाता है,
लोड बढ़ता नहीं है, वेबसाइट क्रैश नहीं होती है, कोई इशू आता नहीं है। और फॉर सपोज आप चाहते हो कि ऐसा भी हो कि अगर मान लो कि मैंने कहा कि मिनिमम जो है मेरा 10,000 की कैपेसिटी है, पर अगर 5,000 पे भी आएगा, फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेक्टेशन से कम ट्रैफिक है, तो भी उस स्केल जो है डाउन कर देता है, जिससे क्या होता है आपको चार्ज कम लगता है। अब स्केल अप करेंगे चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, हल्का थोड़ा सा, वो आपको सर्विस दे रहा है उसके लिए, क्योंकि आप चाह रहे हो कि आपकी जो वेबसाइट है कभी भी लोड ज़्यादा ना पड़े, उस पर क्रैश ना हो, तो आप ऑटो स्केलिंग कन्फिगर कर सकते हैं। इसके अंदर एक फीचर होता है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ज़्यादा लोड आपको पड़ रहा है, या उसके अंदर लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आप अगर आपका एक जगह ट्रैफिक नहीं जाता, कभी भी आपका मल्टीपल सर्वर्स पे ट्रैफिक ट्रांसफर होता है, जिससे क्या होता है कि लोड बैलेंस रहता है। लोड बैलेंस रहता है, लोड बैलेंस रहता है तो वही चीज़ हो गई कि अगर आप लोड बैलेंस रहेगा तो आपका कभी भी सर्वर जो है आपको लैग नहीं करेगा, या कभी आपको लोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इक्वल ही रहेगा। आपको जैसे मान लो आपको आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिया, आपको कॉन्फ़िगरेशन तो वो ज़रूर देगा, पर आपको ऐसे देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप मिनिमम से मिनिमम भी आप इसके अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, तो भी आपको फ़ील नहीं होगा कि वो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है आपकी। तो आपको इस तरीके से सर्विस देता है वो। और एक सिक्योर बहुत ज़्यादा होता है कि इसके अंदर एंड टू एंड अप्रोच है, यानी कि आप दोगे, आप सर्विस दोगे और रिसीव करेगा, बीच में आपको कोई भी इंक्रिप्शन होता है कि कोई भी आपका बीच में, एक तो हैक करना बहुत मुश्किल है AWS को। दूसरी चीज़, फिजिकल और ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर मेजर्स बहुत इसके ज़्यादा बहुत हाई लेवल मेजर्स है, जिसको आप क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आपको काफ़ी सिक्योर्ड। अगर हम बाई चांस आपको कोई भी है कि मेरे आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई अंदर गया, मान लो कोई भी डेटा सेंटर के अंदर एंटर हो भी गया अमेजोन के, उसने हार्ड ड्राइव एक चुरा ली, हार्ड ड्राइव एक कहाँ से चुरा ली, तो वो हार्ड ड्राइव भी अगर चुरा भी लेगा, तब भी उसके अंदर जो डेटा है लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बैकअप है। दूसरी चीज, वो डेटा भी वो एक्सेस नहीं कर सकता, वो डेटा बिल्कुल इनक्रिप्टेड होता है उसमें, वो डेटा तक वो एक्सेस नहीं कर सकता उसका। तो ये है कि आपको फिजिकल लेवल पे भी, ऑपरेशनल लेवल पे भी और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। अभी ये हो गया कि ओवरव्यू AWS होता क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये तो हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि एक बार ये भी हमें जान लेना जरूरी है कि AWS की हिस्ट्री क्या है। तो ये भी देख लेते हैं कि AWS की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहली चीज, AWS की हिस्ट्री क्या है ये देख लेते हैं कि AWS पहली बात तो इतना पावरफुल क्यों है। क्योंकि ये जो है कि एक्सपेरिमेंट जो है ये करते रहते हैं। ये है एंडी जैसी, जो इनके CEO हैं AWS के, अमेजॉन वेब सर्विस के। और ये इनकी वही दो इनकी वो है मान्यता है, दो इनकी मतलब जो है इन्होंने चीजें बोली हैं कि एबिलिटी जो है, या तो आप बहुत सारी एबिलिटी रखते हो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप ट्राई कर सको, या फिर आप दो मतलब कोई भी फेल एक्सपेरिमेंट है उसके साथ आप लिव अप नहीं करना चाहते कि आपको चाहिए कि एक एक्सपेरिमेंट है, आप दो ही सूरतों में जो है इन्वेंशन कर सकते हैं। वो यही इनका वही इनकी यही थॉट प्रोसेस थी, और इन्हीं के साथ इन्होंने जो है इसको AWS को आगे बढ़ाया है। अब AWS स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये भी आप देख लें कि 2003 के अंदर एक वो पिच किया गया था आइडिया, जो क्रिस पेनखैम एंड बेंजामिन ब्लैक ने जो पेपर पे एक प्रेजेंट किया था आइडिया, ये कि हमको एक सर्विस एक ऐसी लॉन्च करनी चाहिए जो बिजनेस केस के लिए मतलब बहुत ज़्यादा बेटर हो, बहुत अच्छी हो। ऐसे ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद 2004 में इन्होंने एक सर्विस लॉन्च करी थी SQS। SQS एक मैसेजिंग सर्विस है।
उसके बाद फाइनली इन्होंने AWS जो लॉन्च किया था 2006 में लॉन्च किया था, 2006 में, 2007 में ऑलरेडी जब ये लॉन्च हुआ 2006 में, तो 2007 पे 1,80,000 डेवलपर्स ऑनलाइन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे आ चुके थे। और 2010 में Amazon.com जो है, जो हम शॉपिंग वेबसाइट यूज करते हैं, वो भी खुद पूरी की पूरी मूव हो गई थी AWS पे। फिर इन्होंने 2012 में इन्वेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस किया था, जो हर साल अमेजोन करता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज का पता लगता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का पता लगता है। तो आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें पता लगती है। तो आप हर साल कॉन्फ्रेंस होता है जिसको आप देख सकते हैं। और 2013 में सर्टिफिकेशन लॉन्च किया गया था, जिस सर्टिफिकेशन को अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। आपको आगे आगे और उसके प्रैक्टिकल नॉलेज भी और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों ही आपको मिलेगी इसकी। 2013 में लॉन्च किया था AWS ने ये, और कमिट किया था 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज 2014 में, जिसको मैंने बताया कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करता है AWS ने जो 2015 में रेवेन्यू जनरेट किया था $6 बिलियन किया था। फिर 2016 में डबल हो गया, डबल से ज़्यादा 13 बिलियन। फिर उसके बाद 2017 27 बिलियन, यानी कि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इसका जो प्रॉफिट है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है। और इसकी जो डिमांड टोटल है ओवरऑल, पूरी जो कैप्चर इसने मार्केट की हुई है, वो 50%, 1% शेयर इसने कैप्चर किया हुआ है। और AWS मशीन लर्निंग जो है, इसके अंदर मशीन लर्निंग और AI और रोबोटिक्स भी आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 2018 में। 2019 में आपको स्पेशली एलेक्सा के लिए, जो एलेक्सा आप डिवाइस यूज़ करते हैं अमेजोन का, उसके लिए भी आप डेवलप उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, बेटरमेंट या बहुत सारी चीज़ें उसमें आप बता सकते हैं कि क्या क्या उसके अंदर और बेटर चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके अंदर भी आप इस पे काम कर सकते हैं। वो भी फीचर 2019 में अमेजोन ने हमें दे दिया था। अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या सर्विसेज एक तो इसमें मिलती है, हाई लेवल सर्विसेज। वैसे अगर छोटे मोटे लेवल पर सर्विसेज आप देखोगे तो बहुत सारी हैं, आप लिटरली आप गिन गिन भी नहीं पाओगे, इतनी सारी सर्विसेज है जिनका मोस्ट ऑफ का ऐसा भी है कि आपको कोई यूज नहीं होगा, बहुत बेसिक सर्विसेज, बेसिक यूज है उनका। लेकिन हमें देखना है कि हाई लेवल सर्विसेज कौन सी होती हैं। इसके अंदर एक IoT सर्विस होती है, कस्टमर एंगेजमेंट होता है, AR/VR एनालिटिक्स, मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट, रोबोटिक्स, माइग्रेशन एंड ट्रांसफर, कंप्यूट, AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी सारी सर्विसेज होती हैं। मेजर सर्विसेज ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये होती हैं। पर हमें ये सारी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक का अलग अलग डिफाइंड कोर्स है जो आप कर सकते हो ऑनलाइन। आप पेपर एग्जाम दे सकते हो, पेपर दे सकते हो आप। चार्ज होता है इनका कुछ, वो आप पे करके आप तैयार हो जाओ उसके लिए, तो आप दे सकते हो। तो अलग अलग आपके इसके अंदर कोर्सेज होते हैं। पर हमें जो सीखना है अभी, हमें सीखना सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस, कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेसेस एंड नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी। अब ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अब इसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इसके अंदर भी ऐसी हैं जो हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ना इस कोर्स में इंक्लूडेड है। जो आप एसोसिएट कोर्स, अगर आप स्टार्टिंग लेवल का होता है एसोसिएट कोर्स, उसके अंदर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये चीज़ें आनी चाहिए जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अमेजोन वेब सर्विस का जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर 2018 तक 19 रीजन से 57 अवेलेबिलिटी जोन थे। लेकिन 2019 में इन्होंने 5 मोर ऐड कर दिए, जिसमें 15 अवेलेबिलिटी जोन हैं। तो आपका जो क्या नाम है, आपका होगी रीजन्स, तो आपको पता ही होगा सबको कि रीजन्स क्या होते हैं। रीजन्स यानी कि कोई भी नॉर्दर्न रीजन, एशिया रीजन, या आपका
ईस्ट रीजन या वेस्ट रीजन, ये सारे रीजन, जितने भी रीजन्स होते हैं आपको पता होगा कि पैसिफिक रीजन होता है। अब इन रीजन्स के अंदर अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं? अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे होते हैं कि जैसे आपको जहाँ जहाँ आपके डेटा सेंटर्स हैं वो होते हैं आपके अवेलेबिलिटी जोन्स। तो 19 रीजन्स में 57 अवेलेबिलिटी जोन्स थे, लेकिन जब 2019 में 5 मोर रीजन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, यानी कि 24 रीजन्स टोटल हो गए, और उसके अंदर जो आपका टोटल अवेलेबिलिटी जोन्स थे वो आपके हो गए 72। तो आपके टोटल 72 अवेलेबिलिटी जोन्स है इन 24 रीजन्स। तो ये आपका डेटा सेंटर है, इस ऐसा दिखता है, कुछ बाहर से डेटा सेंटर जिसको कहते हैं, ये अंदर से ऐसा दिखता है। ऐसी कुछ सर्वर्स होते हैं, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। इन ऑल सर्वर्स को आपको ये यूज कर सकते हो आप, इनके ऊपर ही आपका पूरा प्लेटफॉर्म रन होता है। ये आपका मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स है। अगर आप सेवरल डेटा सेंटर्स हैं लेकिन आप वो क्लोज हैं, टुगेदर हैं, तो वो एक अवेलेबिलिटी जोन काउंट होता है। ये नहीं कि आपके दो, एक जगह पे दो डेटा सेंटर्स हैं तो आपके वो दो अवेलेबिलिटी जोन होंगी। आपका अगर मल्टीपल डेटा सेंटर्स है पर एक ही जगह पे है तो एक ही अवेलेबिलिटी जोन काउंट होता है। और ये रीजन्स के अंदर टोटल 2 और मोर अवेलेबिलिटी जोन्स हो सकते हैं ज्योग्राफिकल, यानी कि एक रीजन के अंदर आपके या तो दो होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि आपका मल्टीपल, जैसे आपका फॉल्ट टॉलरेंस है जो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन कौन सा जो है रीजन है? यूएस ईस्ट रीजन जो है, नॉर्दर्न वर्जीनिया, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, जो हेडक्वार्टर है इसका, अमेजॉन वेब सर्विस का हेडक्वार्टर भी ये है, पर ये सबसे पहले लॉन्च भी यही हुआ था, यूएस ईस्ट नॉर्दर्न वर्जीनिया। फिर यूएस ईस्ट ओहायो रीजन, जो इसके अंदर अब देखेंगे आप, इसके अंदर की अवेलेबिलिटी जोन नीचे मेंशन किए हुए, EC2 अवेलेबिलिटी जोन कितने हैं? जो आपके नॉर्दर्न वर्जीनिया में 6 अवेलेबिलिटी जोन है, और आपके ओहायो में 3 है, ओरेगन में 3 है, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में 3 है, और जीओवी यूएस वेस्ट रीजन जो है आपका, ये जीओवी क्लाउड अमेरिकन गवर्नमेंट यूज़ करते हैं, जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। आप जो भी प्लेटफॉर्म आपका रन होगा वो अदर किसी रीजन पे हो सकता है, इस पे नहीं हो सकता। सिर्फ इस पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बेस्ड जो चीज़ें हैं और यूएस गवर्नमेंट बेस्ड वही यूज़ हो सकते हैं, इस पर और कोई यूज़ नहीं हो सकते, आप इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं। और कनाडा सेंट्रल रीजन, जिसके अंदर 2 अवेलेबिलिटी जोन है। अब इसके नीचे देखेंगे आप, लिखा हुआ है AWS एज नेटवर्क लोकेशन। तो एज लोकेशन होता क्या है? एज लोकेशन होती हैं कि जहाँ पे आप कंटेंट को कैश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप इनकी जो एज लोकेशंस, यानी कि कहाँ कहाँ आप इन चीज़ों को, आप इस रीजन को, डेटा जो है आपका कैश होता है नियर बाय जो भी रीजन है आपका, रीजन के नियर बाय जो भी आपकी सिटीज़ हैं और जो भी आपके वो, जैसा आप देखेंगे एस्बर्न है, अटलांटा है, बॉस्टन है, शिकागो है, डेलस फोर्ट है, ये सारे आपका जो है एज लोकेशन है, कि आपके जिस एंड पे आपको डेटा रिसीव होता है, जो आप जहाँ बैठे हैं वो आपकी एज लोकेशन होगी। तो ये अलग अलग उनकी, जैसे देखो यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और अफ्रीका, इसके अंदर भी आपके देखो, यूरोप के अंदर 3 है, आयरलैंड में, लंदन में 3 है, फ्रैंकफर्ट में 3 है, पेरिस में 3 है, अवेलेबिलिटी जो है इनमें 3 है। तो इसके अंदर भी आपके जो है देखो एज लोकेशन अलग अलग है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, बर्लिन जर्मनी, केप टाउन साउथ अफ्रीका, आपके अलग अलग ये सारे जो है आपके एज लोकेशन है। अब जैसे एशिया के अंदर एशिया पैसिफिक में सिंगापुर है, सियोल है, टोक्यो है, मुंबई है, ओसाका है, बीजिंग है, सिडनी है, नेंजिया है। अब इसके अंदर जो है आपके देखिए अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन है, और इसके अंदर भी अलग अलग, जैसे एज लोकेशन देखिए इंडिया, मुंबई के लिए बेंगलोर है, चेन्नई, और आपका देखेंगे कि आप हैदराबाद है, कोलालमपुर है, ये सारी इनके ये एंड लोकेशन है अलग अलग इन चीज़ों के लिए। और आप कहने का मतलब इनको जो है
आप यहाँ पे कंटेंट जो है आपका कैश होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका के अंदर भी अवेलेबिलिटी जोन है 3। अब इसके एजुकेशन भी आपको नीचे मेंशन है, आप देख सकते हैं कि ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो, ये आप छोटी सी डेफिनेशन है, एजुकेशन आर द एंड पॉइंट फॉर द AWS विच आर यूजिंग फॉर कैशिंग कंटेंट, typically the consist of CloudFront and Amazon's content delivery network. There are many more edge locations than region. Currently, there are over 150 edge locations. कहने का मतलब आपका डेटा सेंटर तो जहाँ है ही है, जो आपका एज लोकेशन है, आपको एज लोकेशन ही आपके एंड तक पहुँचाने में आपको मदद करती है। आपके जो एंड तक आप सर्विसेज जो आती हैं आपके एंड तक, वो आपको एज लोकेशन के थ्रू ही आती है। अब ये आपका हो गया ओवरव्यू, मतलब AWS। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.